नमस्कार दोस्तों, आपका आत्मीयता से अभिनंदन करता हूँ एकेएस क्लासेस में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आप नियत रूप से अध्ययनरत होंगे एवं इसकी नोट्स अवश्य बनाते जाएंगे या बनाते जा रहे होंगे। यह आप पर निर्भर करता है, आप बाध्य नहीं हैं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं इस हेतु कि आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं, किंतु मेरा यही कहना है कि नोट्स अवश्य बनाएं। मित्रों, आज हम पल्लव वंश के बारे में बताएंगे। पिछली क्लास हमारी चोल, चेर, पांड्य इन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, इन वंशों के बारे में पढ़ा। चोलों को हमने थोड़ा ही पढ़ा है, लेकिन जब चोलों का पुनः उत्कर्ष होगा, रिजरेक्शन होगा, वो लगभग 9वीं या 10वीं शताब्दी अर्थात 9th या 10th सेंचुरी के मध्य में होता है, मिडिल में होता है, तो उसका अध्ययन वहां पर विस्तृत रूप से किया जाएगा। अभी हम पल्लव वंश पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने मैप का अनुसरण आप करिएगा। यदि मैप बना रखे होंगे आप, मैंने जो बनाया था उसमें देखिएगा कि पल्लव वंश का उदय हो जाता है। पल्लव डायनेस्टी की बात करूं तो पल्लव वंश का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 575 से 800 ईस्वी तक था। 575 एडी से 800 एडी तक था। ठीक है। ये कहा जाता है ये ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण कास्ट के थे। कौन? पल्लव डायनेस्टी के शासक। ठीक है, पल्लव वंश के। इनका जो क्षेत्र था, लोकेशन थी, वो कृष्णा नदी के, कृष्णा रिवर के वो दक्षिण में था, साउथ में था। किसके? दक्षिण कृष्णा नदी के। ठीक है। पल्लव डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, वो कहा जाता है सिंह विष्णु को। इनका कहीं कहीं नाम बप्पा देव भी मिलता है। ठीक है, लेकिन आप मोस्टली सिंह विष्णु का नाम याद रखें। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की। ठीक है मित्रों, इनकी राजधानी जो थी कांची में थी। कांची कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो कांची में इनकी राजधानी थी, कैपिटल थी। ठीक है मित्रों, सबसे पहले इस क्रम में हम सिंह विष्णु की बात करेंगे। ठीक है, कहानी इसकी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि जितना प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाएगा, संभावना है उतना ही पढ़ना है अपने को। तो सिंह विष्णु की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के, रिलीजन के फॉलोअर्स थे या कहीं वर्शिपर थे, उपासक थे। ठीक है, इन्होंने ही पल्लव वंश की नींव डाली, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी थे। जो कोर्टली पोएट थे, जो उनके दरबार में कोर्ट में रहते थे, कौन? कवि, तो उनका नाम था भारवी। ये नाम याद रखिएगा। भारवी के लिए आप में से लिखने के लिए पूछ ले तो लिखिए ये पल्लव शासक सिंह विष्णु के कोर्ट में रहते थे। ठीक है, और इनकी एक रचना है कीर्तानुजीयम। क्या? कीर्तार्जुनीयम। अलग अलग करके पढ़े तो किरात अर्जुनीयम। ठीक है, इनकी ये बहुत फेमस बुक है, ग्रंथ है। मित्रों, इन्होंने चोल, चेर, पांड्य तथा सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप किसे कहा गया? श्रीलंका को। जम्बू द्वीप किसे कहा? किसने कहा? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो सिंघल द्वीप के राजाओं को परास्त कर दिया। इतना ग्रेट रूलर था, ये महानतम शासक था पल्लव डायनेस्टी का। ठीक है, कांची के वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची में जो वराह टेम्पल है उनका निर्माण पल्लव डायनेस्टी के राजा सिंह विष्णु ने करवाया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कहाँ है ये? कांची का दूसरा नाम कहीं कहीं मामल्लपुर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रूलर, दूसरे शासक की, महेंद्र वर्मन। वह महेंद्र वर्मन मित्रों, इनकी राजधानी भी कांची है। तो महेंद्र वर्मन की जो कैपिटल थी वो कांची थी। कांची कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मित्रों, इनकी दो उपाधियां याद रखिएगा। एक तो मत्त विलास, बहुत फेमस ये शासक हैं, मत्त विलास एवं गुणभर। गुणभर और मत्त विलास इनके टाइटल है, उपाधियां। किनके? महेंद्र वर्मन के। ठीक है, इन्होंने मूल चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशिन सेकंड वाज डिफीटेड बाय द महेंद्र वर्मन। ठीक है, अब मूल चालुक्य क्यों बोला हूं? क्योंकि चालुक्य 3 जगह थे, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो जो पहले था, सबसे पहले जहां था वो उसका अध्ययन करेंगे। वो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो मूल चालुक्य था। बाकी ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए ये मूल चालुक्य है।
ठीक है, मूल चालुक्य है। इनकी जो एक ब्रांच यहाँ बन गई, एक ब्रांच यहाँ बन गई, इसे मान लीजिए कह दिया गया बादामी के चालुक्य, इसे कह दिया गया वेंगी के चालुक्य, तो ये मूल चालुक्य ये कहलाएगा। ठीक है, जहां से इनका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन कह सकते हैं, कहीं जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। तो महेंद्र वर्मन के बारे में और जानिए। तंजौर में, तंजौर का दूसरा नाम तंजावुर भी मिलता है। कहाँ है? तंजावुर में मिलता है, कर्नाटक सॉरी तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर इसने सित्तनवासन गुफा बनवाई। सित्तनवासन जो केव है किसने बनवाई? महेंद्र वर्मन ने। किसके लिए बनवाई थी? ये जैन विद्वानों के लिए, जो जैन स्कॉलर्स थे उनके रहने के लिए, निवास के लिए इसने सित्तनवासन जो केव थी, गुफा, वो महेंद्र वर्मन ने बनवाई। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके सबसे प्रसिद्ध बुक जो हमेशा एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी, और वो आपको याद होनी चाहिए, उसका नाम है मत्स्य विलास प्रहसन। मत्स्य विलास प्रहसन ये फेमस बुक है। किसकी है? महेंद्र वर्मन की। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन। अब आपसे प्रश्न पूछे कि मत्स्य विलास प्रहसन का संबंध किस शासन से, किस राजवंश से है? पल्लव डायनेस्टी से। किस शासक ने लिखी? महेंद्र वर्मन ने। या महेंद्र वर्मन की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो मत्स्य विलास प्रहसन। अच्छा, खास बात इसकी ये है कि यह हास्य ग्रंथ है, हंसी वाली हास्य ग्रंथ है, अर्थात कॉमिक बुक है। कैसी है? कॉमिक बुक है या कहीं हास्य ग्रंथ है। ठीक है। तीसरे शासक की बात करूं, वो नरसिंह वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इनकी भी राजधानी कांची ही बनी रही, कैपिटल ही अभी स्थिर रूप से राजधानी है पल्लव डायनेस्टी की। ठीक है। अच्छा, इनकी टाइटल देख लीजिए, उपाधि महामल। क्या? महामल और वातापी कोंड। महामल और वातापी कोंड क्यों धारण की उपाधि, ये जरा देखिएगा। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को मित्रों, पुलकेशिन द्वितीय कौन है? पुलकेशिन सेकंड जो है वही है जिसको महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ, किंतु नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया किंतु इससे हार गया। ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय को जब पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं, तब इन्होंने एक टाइटल लिया, एक उपाधि ली जिसका नाम है वातापी कोंड। ठीक है। अच्छा, इन्होंने महाबलीपुरम में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है एकाश्म मंदिर। एकाश्म पत्थर भी सुने होंगे आप। एकाश्म को इंग्लिश में मोनोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोलिथ बोलते हैं एकाश्म को। मोनोलिथ स्टोन मतलब एकाश्म पत्थर। तो एकाश्म मंदिर, एकाश्म टेम्पल का निर्माण करवाया जिसके दो अन्य नाम हैं। पहला तो सप्त पेगोडा भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्त पेगोडा एवं रथ मंदिर, रथ टेम्पल भी बोलते हैं इसको। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। अच्छा, रथ मंदिर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर 7 प्रकार के रथ हैं। कितने रथ हैं? रथों की संख्या पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा 7 रथ हैं। कितने? एकाश्म मंदिर या कहें रथ मंदिर या कहें सप्त पेगोडा में 7 रथ बने हुए हैं। ठीक है। इसमें से 2 रथ याद रखिएगा। जो सबसे फेमस रथ है, जो सबसे प्रसिद्ध रथ है, उसका नाम है धर्मराज रथ। कौन सा नाम है? धर्मराज रथ। एवं जो सबसे छोटा रथ है, वो सबसे छोटा रथ का नाम है जो द्रौपदी रथ। क्या? द्रौपदी रथ। इतना ही याद रखिए। ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि हेनस्वांग किसके शासनकाल में इंडिया आया? वर्धन वंश के राजा, वर्धन डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के टाइम पे चीनी यात्री हेनस्वांग आता है। कौन आता है? हेनस्वांग। लेकिन ये उत्तर भारत में आया था। ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत से आते हुआ हर्षवर्धन के टाइम पर पहुंचा नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। लेकिन साउथ इंडिया में किसके शासनकाल में गया? उसी समय शासन होता है किसका? नरसिंह वर्मन प्रथम का। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम में ही जो हेनस्वांग था चीनी यात्री, वो दक्षिण भारत जाता है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछे चीनी यात्री हेनस्वांग साउथ इंडिया, दक्षिण भारत किसके शासनकाल में गया? तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। अच्छा, कहाँ? वो भी साउथ इंडिया में। कहाँ? कांची, उसी की राजधानी कैपिटल कांची में गया था। अच्छा, फाहियान किसके शासनकाल में आया था मित्रों? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। ठीक है। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट रूलर हैं, अगले शासक हैं, उनका नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अच्छा, इनकी टाइटल देखिए, उपाधियां देखिए। पहला तो राज सिंह।
राज सिंह की उपाधि लेते हैं। सेकंड है आगम प्रिय। आगम प्रिय का अर्थ होता है शास्त्र के प्रिय, शास्त्रों का प्रिय बनना। ठीक है, तो आगम प्रिय एवं शंकर भक्त, ये शंकर को, भगवान शंकर को पूजते थे, मानते थे, शंकर भक्त की उपाधि दिए। ठीक है, अच्छा, इनकी खास बात यह है कि जितने भी ये राजा हुए ये युद्धरत थे। जितने भी प्रारंभिक राजा थे, जो इनिशियल रूलर्स थे, वो युद्धरत थे, युद्ध करने में लगे रहते थे। ऐसा नहीं है, और भी काम किए, लेकिन युद्ध करते थे। लेकिन इनकी खास बात यह है कि पल्लव वंश के ये राजा जो हैं, पल्लव डायनेस्टी के, ये शांति प्रिय के लिए जाने जाते हैं। जिनका शासन काल है, जिनका टाइम पीरियड कहा जाता है, वो शांति प्रिय के लिए, शांति के लिए प्रसिद्ध था। फेमस फॉर द पीस। ठीक है, शांति के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने सबसे खास बात, इन्होंने कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ टेम्पल, या कहें दूसरा नाम राज सिद्धेश्वर टेम्पल, कैलाशनाथ मंदिर, उसका अन्य नाम राज सिद्धेश्वर मंदिर, कहाँ है? कांची में। कांची का दूसरा नाम मामल्लपुर, कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पर इन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, दक्षिण भारत के संबंध में जितने भी राजा पढ़ेंगे उनके मंदिर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहीं से द्रविड़ स्थापत्य कला का प्रारंभ माना जाता है। जैसे ये मंदिर बनवाते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड, तो ये कहा जाता है कि अब द्रविड़ स्थापत्य कला का जन्म हो गया। ठीक है, प्रारंभ हो गया। ठीक है, सौर मंदिर की बात करें, इन्होंने एक और मंदिर बनवाई, सौर टेम्पल, सौर मंदिर। कहां बनवाई? महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम कहाँ है? कमेंट करके बताइए, अभी पूर्व में बता चुका हूं। इनके जो दरबारी कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट, दरबारी कवि का नाम था दंडी। क्या? दंडी जो थे, इनके कोटली पोएट थे। इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा जिसका नाम है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसके कि 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक का नाम बताएं, ऑथर का नाम बताएं, तो दंडी है। किसके शासनकाल में रहते थे? पल्लव राजा, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के शासन में। ठीक है, दरबार में। अब अगले शासक की बात करूं, उनका नाम था नंदी वर्मन सेकंड। क्या? नंदी वर्मन सेकंड। ये जो थे, कहा जाता है कि ये अलवार संत। अलवार संत किसे कहा जाता? अलवार मॉन्क। कौन थे? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के, वैष्णव रिलीजन के फॉलोअर्स थे। उन्हें, उन संतों को अलवार संत कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या कितनी थी ये बताइए कमेंट में, और एकमात्र महिला अलवार संत का नाम भी बताइए। ठीक है, तो ये अलवार संत जिनका नाम था तिरुमंगलई, तिरुमंगलई के समकालीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? समकालीन। समकालीन का अर्थ होता है कंटेम्पोररी। ठीक है, कंटेम्पोररी या कहें समकालीन थे तिरुमंगलई की। बस, इन्होंने मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने 2 मंदिर निर्माण करवाए, जिसका नाम था मुक्तेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर मंदिर, एवं बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल टेम्पल। दोनों कांची में है, आंध्र प्रदेश। बस इतना ही जानना है इनके बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट शासक है अपराजित वर्मन। कौन? अपराजित वर्मन जो है, ये अंतिम पल्लव शासक होते हैं। लास्ट रूलर ऑफ दी पल्लव डायनेस्टी कौन है? अपराजित वर्मन। अब हो गया पल्लव शासक का समापन। ठीक है, क्या होता है आगे चलकर जो भी दुर्बल शासक होते हैं, इनके बाद ये अंतिम है, तो नंदी वर्मन सेकंड के बाद जितने भी शासक अयोग्य दुर्बल रहे होंगे, अंततोगत्वा अपराजित वर्मन लास्ट रूलर होते हैं। इस प्रकार चोलों ने आगे चलकर अपने राज्य में पल्लव वंश के शासन को मिला लिया। ठीक है, द चोलास गॉट मिक्स अप इन हिज किंगडम। ठीक है, चोलों ने अपने राज्य में मिला लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि चोलों का पुनः उत्कर्ष होगा वो आगे चलकर। देखिए 800 वर्ष तक शासन रहा इनका, तो स्वाभाविक बात है कि 800 और 900 ईस्वी के मध्य, या कहें 800 एडी 900 एडी के मध्य में चोलों ने इनको जीत लिया, पल्लव वंश को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस प्रकार चोलों का पुनः उत्कर्ष को आगे बात करते रहेंगे। मित्रों, एक बात और जानिएगा, अभी जो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट पे, वो होगा, हमने पल्लव का अध्ययन कर लिया। पल्लव के बाद हम चालुक्य पढ़ेंगे। चालुक्य आप जानते हैं 3 जगह थे। एक तो वेंगी के चालुक्य थे,
दूसरे कल्याणी के चालुक्य थे, तीसरे बादामी के या वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, लेकिन हम एक साथ इनको नहीं पढ़ेंगे, याद रखिए। इस क्रम में सबसे पहले हम वेंगी को पढ़ेंगे, सॉरी हम वातापी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। पहले वातापी के चालुक्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे बीच में राष्ट्रकूट वंश, क्या राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मित्रों कल्याणी के चालुक्य, किसे, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम फिर से चोल पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे, फिर से चोल। ये क्रम याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वातापी के, फिर वेंगी के, फिर राष्ट्रकूट। अब हमने चालुक्य के बीच में राष्ट्रकूट को क्यों डाल दिया, क्योंकि राष्ट्रकूट आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रकूट आखिरकार इन दोनों के बीच में क्यों आया। ठीक है, अभी मैं इस गूढ़ रहस्य को आपके सामने ला दूंगा तो आनंद नहीं आएगा। ये गूढ़ रहस्य जब ये पढ़ाऊं तभी आए तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तो आगे ही बताऊंगा मैं। फिर बाद में मैं चोल को पुनः पढ़ाऊंगा, चोल डायनेस्टी को फिर से पढ़ाऊंगा, इसका पुनः उत्थान होता है। ठीक है, ये लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी सेंचुरी के मिडिल में, मध्य में होता है। तो अभी तक हमारा सफर यहां तक रहा। पल्लव डायनेस्टी क्लियर हो गई, इसके बाद ये हो जाएंगे, ये 1 या 2 पार्ट में ये भी हो जाएंगे। ठीक है, और आगे चलकर हम राजपूत काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे स्पष्ट करें, और कोई यदि गलत तथ्य लगा हो उस पर भी आप टीका टिप्पणी करें, उसमें मैं सुधार तो प्रयत्नरत रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।